हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अस। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उच्चतम न्यायालय के क्षेत्र अधिकार। ठीक है, जिसे हम उच्चतम न्यायालय की शक्तियां भी कह सकते हैं। तो इससे पहले का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको उच्चतम न्यायालय के बारे में विस्तार से बताया था। तो वो वीडियो नहीं देखा आपने तो देख लें पहले, तब उसके बाद जो है इस वीडियो को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी वीडियोज़ जो है आपको डेली मिलती रहे। तो उच्चतम न्यायालय के बारे में थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि जो उच्चतम न्यायालय है, इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। आपको मैंने पहले वाली वीडियोस में बताई थी, तो फिर से मैं बता देता हूँ। 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को जो है उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, और उच्चतम न्यायालय को इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। और उच्चतम न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे, उनका नाम था एच.जे. कानिया, हीरालाल कानिया। और वर्तमान में जो उसके उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो हैं शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, तो ये बेसिक बातें आपको याद रखनी है। चलिए अब बात करते हैं क्षेत्र अधिकार के बारे में, यानी शक्तियों के बारे में। तो उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र अधिकार पहला जो है वो है मूल क्षेत्र अधिकार। इसके तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है या कहें कि उच्च न्यायालय है, वह भारत के जो आंतरिक विवाद होते हैं, सरकारों के बीच विवाद होते हैं, केंद्र अब ये विवाद कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं तीनों टाइप के आपको बता देता हूँ। नोट बुक में सारे पॉइंट्स नोट डाउन जरूर कर लें। ठीक है, तो पहला मैं बता दूं कि विवाद अगर केंद्र, मैं सेंटर लिख दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच होता है, स्टेट, सेंट्रल और स्टेट के बीच में अगर कोई विवाद होता है, तब जो फैसला होगा उसको सुलझाने की बात जो होगी, जो विवाद को हल करने का कार्य होगा, वो होगा उच्चतम न्यायालय का। ठीक है। दूसरा, यदि दो स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं, अब वो कोई भी कारण हो सकता है वहाँ पर, ठीक है, कारण कुछ भी हो सकता है, तो भी जो है सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो इन दो राज्यों के बीच जो विवाद है उसका समाधान करे। ठीक है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तीसरा, एक राज्य या फिर एक से अधिक राज्यों के बीच में भी अगर लड़ाई हो रही हो, जैसे कि अगर एक तरफ एक राज्य है और एक तरफ 3-4 राज्यों का समूह है, तो भी जो है सर्वोच्च न्यायालय इन विवादों को सुलझाता है। ठीक है, ये उसका मूल क्षेत्र अधिकार है। तो आप समझ गए होंगे कि सीधी भाषा में कि ये राज्यों की लड़ाई जो है, या कहें कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लड़ाइयों को सुलझाता है, ये इसका मूल क्षेत्र अधिकार है। ठीक है। दूसरा है रिट क्षेत्र अधिकार। रिट क्षेत्र अधिकार क्या होता है? देखिए, सभी भारत के नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, और मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, साथ ही साथ संविधान में उनकी रक्षा की भी बात की गई है, सुरक्षा की भी बात की गई है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो रिट जारी करती है। ठीक है ना, यानी कि उसके अधिकारों की रक्षा करती है, और अधिकारों की रक्षा के लिए ही रिट जारी करती है। तो जो रिट होती है ये 5 प्रकार से जारी की जाती है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर आप नोट डाउन करते रहें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है परामादेश। तीसरा है उत्प्रेक्षण। चौथा है प्रतिषेध, और पांचवा होता है अधिकार प्रच्छा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत अगर किसी भी व्यक्ति को कैदी बनाया गया है या फिर उसे बंदी बनाया गया है, तो अगर उसको किसी बात का भय है कि उसके शारीरिक रूप से उस पर किसी भी प्रकार का अत्याचार किया जा सकता है, तब वो सर्वोच्च न्यायालय से अपील करता है। तब सर्वोच्च न्यायालय जो है जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसको सहशरीर किसी निश्चित तिथि को प्रस्तुत करने का जो है आदेश जारी करती है। ठीक है, तो हम इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इससे ये होता है कि बंदी जो होता है, जो कारागार में है, उसको किसी भी प्रकार की असुरक्षा नहीं होती। ठीक है ना, उसकी सुरक्षा जो है पूरा का पूरा जिम्मा
जेल प्रशासन पर आ जाता है, ठीक है, पूरी सुरक्षा उस कैदी की हो जाती है, तो हम कह सकते हैं ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा परम आदेश, जब भी कोई भी कह सकते हैं कि उच्च पद पर बैठा अधिकारी अपना कार्य ठीक ढंग से नहीं करता है, तब ये आदेश जारी करता है उच्चतम न्यायालय, तो उसे हम कहते हैं परम आदेश। उत्प्रेक्षण का मतलब ये होता है कि सर्वोच्च न्यायालय कोई अधिकार है कि वो निचली अदालत के कुन जो फैसले हैं उनकी सुनवाई कर सकता है, ठीक है, निचली अदालत के फैसलों को खुद सुना सकता है। प्रतिषेध अधिकार या प्रतिषेध के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह जो उच्च न्यायालय हैं, जो निचली अदालतें हैं, उनके फैसलों को रोक कर स्वयं फैसला कर सके, ठीक है ना। कई ऐसे फैसले होते हैं जो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, तो उच्चतम न्यायालय क्या है, उन फैसलों को सुनाता है और उस पर रोक लगा देता है, तो उसे हम कहते हैं प्रतिषेध करना। नेक्स्ट है अधिकार पर्चा, एक प्रकार का ये कह सकते हैं लाइसेंस होता है, ये भी जारी करने का जो कार्य है वो उच्चतम न्यायालय का होता है, ठीक है। तो ये आ जाता है रिट क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत। अब बात करते हैं अपीलीय क्षेत्र अधिकार क्या होता है। अपीलीय, देखें, अपीलीय का मतलब ये होता है कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जा करके अपील करना। अब ये जो अपीलीय क्षेत्र अधिकार है उसमें 3 तरह के मामले आते हैं। पहला है संवैधानिक मामले, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट नोट डाउन करते रहे, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। संवैधानिक मामले, और दूसरा है दीवानी मामले, और नेक्स्ट है फौजदारी मामले, ठीक है, फौजदारी मामले। तो अब संवैधानिक मामले के अंतर्गत संविधान से संबंधित यदि कोई सुधार या बदलाव करने की बात आती है या अपील होती है तो उसका समाधान जो है वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। दीवानी मामले के अंदर छोटे मोटे केस आ जाते हैं, छोटे मोटे मुकदमे आ जाते हैं, विवाह, तलाक इत्यादि के। फौजदारी के अंदर हत्या, मृत्यु, चोरी, डकैती इत्यादि जैसे मामले आते हैं। तो इस तीनों प्रकार की जो अपीलें हैं उन सभी पर फैसला सुनाने का जो अधिकार है वो भी सुप्रीम कोर्ट को जो है दिया गया है, यानी कि उच्च न्यायालय को दिया गया है, उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। नेक्स्ट है सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार। अब सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार में बता दूं आर्टिकल 143 क्या कहता है। आर्टिकल 143 ये कहता है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ले सकता है, लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वह अपना फैसला देने के अपनी सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है, उस पर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती कि वो फैसला दे, ठीक है। और राष्ट्रपति ये भी नहीं है कि ऐसे ऐसे जो है मुद्दे उठा लेगा जिसका मतलब कोई महत्व ही नहीं बनता। संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति उन्हीं मुद्दों पर सलाह ले सकता है जो सार्वजनिक महत्व के हों, ठीक है, जो किसी संधि, समझौते या फिर बड़े बड़े मसले से संबंधित जो मामले होते हैं उन पर सलाह लेने की बात की गई है, ठीक है। 143 में इसके बारे में चर्चा की गई है। ओके, अभिलेखीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत क्या है। अभिलेखीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत ये है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो जो अभिलेख वगैरह होते हैं उन सब को अपने पास रख सकता है, ठीक है, अपने पास रख सकता है और उससे वो किसी भी प्रकार का मतलब लेख जो होता है वो मांग सकता है लोगों से, कोई भी मुकदमा है इत्यादि, तो उन सब मुकदमे संबंधित जानकारी जो है वो अपने पास रख सकता है। उससे कोई मतलब वो किसी भी प्रकार का अगर पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी सबूत, एविडेंस कुछ भी हो, उन सब चीज़ों को अपने पास वो रख सकता है, उस पर कोई ना नहीं कर सकता उसे देने से। और एक चीज़, न्यायालय की अवमानना पर वो दंडित कर सकता है। अवमानना का मतलब ये हो गया जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया और लोग उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वो उसको दंडित कर सकता है, जुर्माना लगा सकता है, ठीक है। पहले तो ये रकम जो थी वो 2000 रुपये तक थी, लेकिन अब जो है वर्तमान में इसे बढ़ा दिया गया है। तो ये तो थे इसके क्षेत्र अधिकार जो मैंने आपको बताए, मूल क्षेत्र अधिकार, रिट संबंधी क्षेत्र अधिकार, अपीलीय क्षेत्र अधिकार, सलाह संबंधी क्षेत्र अधिकार और अभिलेखीय क्षेत्र अधिकार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहें। क्योंकि मेरा अभी गला ख़राब चल रहा है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, सो वीडियो में
वर्ड्स भी गलत प्रोनाउंस हो रहे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।